Hello friends. Okay, so first two lectures I have completed the first two lectures. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. सेकंड लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर हम लोगों ने गोल्डी के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा और थर्ड हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा. ओके, डिटेल में पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. सो होप टिल नाउ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को. सो इन दिस लेक्चर बेसिकली आई एम कवरिंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स. व्हाटएवर आई हैव कवर्ड उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं. ओके, and why it is very important to solve numericals in the physics, because numericals के बिना आप physics को समझ नहीं पाओगे. Okay, and in any examination, competitive examinations, आपको वो ये नहीं पूछने वाला है what is charge. Okay, they are asking you basically the problems. वो जो आपने पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो उसके कॉन्सेप्ट को जानना चाहेगा. ओके, आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं उस कॉन्सेप्ट को. ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स. So what I am suggesting you, I am covering some problems here, but I am not covering all the problems that can exist. Okay, so I am covering some of the sample problems. Okay, at the end of the lecture, okay, at the end of the video, you will see one slide there, one or two slides will be there. On that slide, basically there are few problems. Okay, 10 to 12 problems will be there. So you have to solve that problems. And if you are getting any doubt on that problems, okay, you can send me the query. ऑन अ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाओगे तो एक टेलीग्राम का लिंक दिया है. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ऑन दैट टेलीग्राम लिंक. यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम लिंक एंड वी कैन डिस्कस द थिंग्स. ओके देयर. ओके, सो थैंक यू. लेट मी स्टार्ट द टॉपिक. सो प्रॉब्लम्स करना है. तो पहला प्रॉब्लम जो हम लेते हैं इस पे, तो इस टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है कि सपोज कोई चार्ज दिया हुआ है आपको एंड आपको वैलिडेट करना है कि वेदर दैट चार्ज एग्जिस्ट और नॉट, कि वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है. ओके, सो सपोज व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन वन, लेट मी पार्ट ए. लेट मी राइट चार्ज इज गिवन टू यू सपोज 6.4 into 10 to the power minus 18 कूलम. आपको ये पूछा जा रहा है कि वेदर दिस चार्ज एग्जिस्ट और नॉट. ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, लेट्स डू इट. हम लोग करते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफर्ड टू डेवलप दिस चार्ज. इस चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ा होगा. ओके, एंड हमको पता है फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, इफ दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर देन ओनली दिस चार्ज इज पॉसिबल. इफ n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हम लोग कर सकते हैं ये चार्ज पॉसिबल नहीं है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट n. n is what? This is the q divided by e. Charge on one electron. What is e? Charge on one electron. And this is q that is given to you 6.4 into 10 to the power minus 18 divided by e, that is 1.6 into 10 to the power minus 90. If you will solve it, you will get 40. Okay, so 40 belongs to integer, that means this charge is possible. Okay, this belongs to integer, that means this charge is possible. Let's do a different problem. Okay, let's see, the charge is given to you 6.4 into 10 to the power minus 20. Okay, let's calculate the what is number of electron that is transferred. And that is again q divided by e. Okay, मैंने यही डिवाइड किया, q divided by e. Okay, so if you calculate it, you will get 0.4, which does not belongs to integer. So that's why we can say this charge is not possible. Okay, so this charge is not possible. Okay, let's come on a different kind of the problem. Second type of problems we can say. The problem is given to you. What is the number of electron that is transferred to develop 1 coulomb charge? यानी 1 coulomb charge को प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ा होगा. Okay, let's find out n. What is asking it? N basically. N that is equals to q divided by e, charge on one electron, and it is given to you 1 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If you will calculate it, that comes out to 1 upon 1.6 into 10 to the power 19. If you again calculate it, this will come 100 divided by 16 into 10 to the power 18. Okay. That comes out 6.25 into 10 to the power 18. Okay, which belongs to integer again. So that's why
व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू डेवलप दिस चार्ज, दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ा होगा टू डेवलप दिस चार्ज। मकसद ये नहीं था कि ये प्रॉब्लम कराना, मकसद यहां पे ये था कि यदि मुझे चार्ज दिख रहा है, चार्ज की क्वांटिटी यदि कूलाम में है, तो कि मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके, सो वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट वेरी हाई नंबर। ओके, इट इज वेरी हाई नंबर। ओके, सो वन कंक्लूजन आई एम राइटिंग हियर, चार्जेस ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल, जब बड़े चार्ज की बात कर रहे हैं, मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, ओके, या फिर कुलाम, ये सारे चार्ज होंगे, मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम चार्ज जो होता है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस होता है। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू चेक validate whether this charge is valid or not. It will valid. Okay, so that's why you do not have to check it. Okay, but charges on microscopic level, it is discrete. Okay, that means you have to check it whether this charge is exist or not, whether this is a possible charge or not. What is continuous and what is discrete? Let me write it. Suppose this line, this is a continuous line or discontinuous line? It is a continuous line. Okay, there is no break. Okay, but suppose I am writing this. This is a discrete line. This is not a continuous line. Okay, so this is a continuous line and it's a discrete line. Okay, I hope it is clear to you. The third kind of problem is for calculation of number of free electrons. I think I have covered that problems in the video lecture 2. Okay, where I have to calculate the number of free electrons. Basically, I have taken the copper atom. One copper atom constitutes one free electron. So this amount of the copper atom is given to you, and how many conduction electron or free electron is there, you can calculate that. Okay, let me take the different kind of the problems. Okay, I am taking problem number 3 here. A 224 gram of iron piece is given to you. Okay. And you know the atomic weight of iron is 56 gram per mole. Okay. What is asked in the question, or what is given in the question first? It is given that is 1% of the total electron is removed. यहाँ total electron का 1% electron remove कर दिया गया. What is asked is what is the charge developed on this iron piece? And second problem is asked, what will be the difference in the mass on this neutral body and the charged body? Okay. So first let me calculate what is the charge developed on the body. And with the charge developed on the body is basically number of electron transferred multiplied by charge on one electron. Okay. And we know charge of one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 90. So it is n multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 90. That is a Coulomb. Okay. Now the whole exercise will be based on calculating number of electron transfer. It is given in the problem 1% of the electron is removed. Total electron का 1% electron remove कर दिया गया. So let's calculate what is the total number of electrons in this iron piece. Okay, this amount of the iron piece कितने number of electrons हैं? Okay, so जब भी ग्राम में दिया हो ना, आप क्वेश्चन को पहले मोल में कन्वर्ट कर लो. Okay, so let's calculate the number of moles. Number of moles, we know weight upon molecular weight. Weight is given to you 224 upon molecular weight 56 gram per mole, which will come the 4 moles. Okay, now you have calculated number of moles. Now let's calculate number of atoms in this iron piece. Okay, so there is a 4 multiplied by 6.02 into 10 to the power 23 atoms. If I calculate it is 24.08 atoms. Okay, now you know in one atom of the iron it consists how many electrons? 26 electrons. As we know, the atomic number of iron is 26. So atomic number is equals to number of electrons. So we can write, so total number of electrons is one atom consists
26 electron. So this many atoms will consist 26 multiplied by this electrons. So it is the 26 multiplied by 24.08 electrons. Now we have calculated total number of electrons. Now let's calculate what is the number of electrons that is transferred. Total electron का 1% electron transfer हुआ है. So let's calculate n. That is a 1%. That is 1 by 100 multiplied by 26 into 24.08 into, I think I have missed here, 10 to the power 23. Okay, so this amount of the electron is transferred. Okay, so now you put here value of n, multiply it by 1.6 into 10 minus 90, you will get the charge level. The second question which I asked you about, what will be the difference in the mass? So why the difference in the mass comes? The difference in the mass comes because of the distance. Electron is transferred from the body, or you can say the electron is extracted from the body. So how many electrons have been removed? This amount of the electron has been removed. Sorry, not atoms. This amount of the electron is removed. Okay, so let's calculate delta m. What do you mean by delta m? The difference in the mass. Okay, from the neutral body to charged body. So that is an n multiplied by mass of one electron. That is a 9.1 into 10 to the power minus 31. And that's it. I think we have done enough problems based on the charges. Charge के बेस पे numericals पे बहुत सारे problems कर लिए, 2-3 problems कर लिए. Let's do the problems based on the charge distribution. Okay. लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बहुत ज्यादा बात किया था. सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पे हम लोगों ने बहुत बात नहीं किया था. Let's do that type of the problem first. Okay. Surface charge density. हम लोगों ने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली Q डिवाइडेड बाय A. ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. जैसा चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, वो सब जगह यूनिफॉर्म है. तो हम क्या यूज करेंगे? सिग्मा अपॉन ए. जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, देन वी विल यूज dq अपॉन d. ओके, लेट मी डू अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट. एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, ऑफ रेडियस कैपिटल R, एंड इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू यू. सिग्मा इज गिवन टू यू. सिग्मा नॉट, लेट मी राइट इज कांस्टेंट A into R. Okay, now it is asked to you to calculate what is the total number of what is the total charge on this disk. Okay, now you have to find out. See, in this problem what is important here, sigma is not uniform, sigma is variable, sigma is non-uniform. Then we cannot use this formula, we have to use this formula. So I have to write the sigma equals to dq divided by dA. Why we are using this formula? Why not we are using this formula? Because the charge is not uniform. अच्छा, इस फॉर्मूले में ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया? इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि हम लोग इफ वी आर टेकिंग ए वेरी स्मॉल एलिमेंट लाइक दिस, वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एरिया. आप लोगों ने ओनियन है ना, ओनियन का सलाद जो होता है वो देखा होगा. तो ओनियन का सलाद जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पीस से बना होता है. फाइन राइटिंग ओनियन, ओनियन का सलाद ये अलग अलग टाइप का ऐसा ऐसा करके छिलका आपका निकलते जाएगा, काटते जाओगे तो निकलते जाएगा. बेसिकली आई एम टेकिंग ए वन ओनियन वाला जो छिलका है, ये वन ओनियन वाला छिलका वो है. ओके, सो दिस पार्ट, ठीक है. ये जो वन ओनियन वाला छिलका है दैट इज एट a distance r from the center, small. Okay, now what I am saying, in this differential element मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और ये हमारा ओनियन का छिलका मेरे पर डिपेंडेंट है. वो मैं बहुत छोटा ले रहा हूं, बहुत छोटा ले रहा हूं, इतना छोटा लिया हूं so that we can say the charge distribution on this element is uniform. Okay, so we can calculate what is the charge on this small area.
So what we are saying, the charge on this small area, that is sigma times of dA. Sigma we know, that is A into R into dA. Let me write it. A into R to dA. Problem यहाँ पे ये है कि how will you find dA? What is the area of this differential element? Okay, I will give you the two method. पहला मेथड आपकी जानकारी के लिए, एंड सेकंड मेथड विच यू विल यूज फॉरएवर, हमेशा के लिए आपको वही मेथड यूज करना है. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट इट हियर. तो मेथड 1. ओके, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ओके, ये जो आपका एलिमेंटल एरिया है ना, इसका इनर रेडियस क्या है, R. एंड आई एम सेइंग व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंटल डिस्क, दैट इज अ dr. सो इसका आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, R प्लस dr. Is it or not? Yes. Now let's calculate the area of these things. You know the area of the concentric circle, मतलब this part, pi times of outer radius, capital R square minus small r square. Okay, RO square minus RI square. I think you have studied these things. Okay, so let me find out the area dA. Why I'm saying is dA, area of this elemental ring. That's why I'm writing is dA. Okay, that is the pi times of outer. What is R plus dr का whole square minus R square. Let's expand it. What you will get? Pi times of R square plus 2R dr plus dr का whole square minus R square. R square से R square उड़ गया. What you will get? Pi into 2 pi R dr plus small dr का whole square. Now here is the catch. This dr is very very small. Okay, जितना आप सोच सकते हो उतना स्मॉल या उससे भी छोटा स्मॉल. This dr is that. And this r is obviously big. इसके कंपैरिजन में suppose I am taking r is 1000 and I am taking dr that is 0.1. Okay, let's calculate r into dr. Okay, how much you got? R into dr, that is a 100. Let's calculate dr का whole square. You will get 0.01. अच्छा, 100 में 0.01 ऐड करोगे तो 0.01 ने कोई इंपॉर्टेंस है क्या? 100 के सामने कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. That's why we can neglect this part. Okay, so we can neglect this part. And after neglecting, what you are getting dA, there is a 2 pi, sorry, the pi will come outside. Okay, so it is a 2 pi r dr. This is a differential area. Okay, 2 pi r into dr. Okay, obviously this method is लंबा, लॉन्ग मेथड. ओके, जो आपको यूज नहीं करना है, कभी यूज नहीं करना है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया था. जो मेथड आपको यूज करना है, हर जगह यूज करना है, वो ये वाला मेथड यूज करना है. ये जो आपका डिस्क बन रहा था ना, स्मॉल डिस्क, डिफरेंशियल डिस्क, मैंने बोला था प्याज का एक छोटा सा, जो प्याज का सैलेड होता है, उसका एक एक पार्ट यदि आप बाहर निकालोगे तो वो एक पार्ट निकालेगा. ओके, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया. ओके, नाउ कट दिस थिंग्स. आप इसे कट कर देना. ओके, कट करने के बाद आप इसे स्ट्रेट कर देना. स्ट्रेट करने से कुछ ऐसा दिखेगा वो. ओके, नाउ मैंने कहा इसका रेडियस r है फ्रॉम सेंटर और इसका जो थिकनेस है दैट इज dr. सो लेट मी राइट थिकनेस इज dr. लेंथ कितना हो जाएगा? 2 pi r. Is it or not? So what is the area of this differential element? That is dA, that is a 2 pi r into.
गॉट इट? एक इंपॉर्टेंट कैच है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैच इन दिस थिंग? दिस dr शुड बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस dr. ये dr का एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, तभी हम ये चीज लिख सकते हैं. अदरवाइज द इनर सरफेस का जो सरकमफ्रेंस है और आउटर सरफेस का सरकमफ्रेंस जो होगा वो बराबर नहीं आएगा. ओके ये आपने जो dr स्क्वायर का निगलेक्ट किया था ना, वो dr स्क्वायर बेसिकली यही इनर सरफेस और आउटर सरफेस की सरकमफ्रेंस की वजह से, डिफरेंस की वजह से आ रहा था. और यदि आपका इनर सरफेस और आउटर सरफेस का सरकमफ्रेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, देन वी कैन यूज दिस थिंग्स. ओके 2 pi r इंटू dr, ऐसे करके आंसर आ जाएगा. d इक्वल्स टू 2 pi r इंटू dr. ओके अब हमने निकाल लिया एरिया. एरिया निकालने के बाद हमारा काम कुछ नहीं, इंटीग्रेट इट. ओके सो इंटीग्रेशन करना है. सो a इंटू आर इंटू 2 pi r इंटू dr. ये डिफरेंशियल एलिमेंट पे चार्ज आया, और ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट, ऐसा जो प्याज का छिलका बन रहा था, है ना, हर एक में आप चार्ज निकालते जाओ और उसके बाद में ऐड कर दो. यदि डिस्क्रीट सम करना होता है, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आपको समेशन यूज करते हो, है ना, ये वाला सिंबल यूज किया हो गया समेशन वाला. लेकिन यदि कंटिन्यूअस चीजों का आपको एडिशन करना हो तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. ये भी समझ में आ गया आपको, सिग्मा का कब यूज करते हैं और इंटीग्रेशन का यूज कब करते हैं, समझ में? सो लेट्स इंटीग्रेट इट, बिकॉज ये कंटिन्यूअस होगा ना, ये आपका जो भी ये बनेगा, छल्ला बनेगा, वो कंटिन्यूअस होगा. ऐसा नहीं होगा ना यहां पे छल्ला, यहां पे बीच में छल्ला, नहीं, हर जगह पे छल्ला है. मतलब वो जो आप रिंग बनेगा वो हर जगह पे बनेगा. ओके सो लेट्स इंटीग्रेट. इंटीग्रेट करने के बाद आपका टोटल चार्ज जो आएगा, दैट इज जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं. 2 pi a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, r इंटू डी आर. अब आपको लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक. कैसे पुट करते हैं देखिए. ये जो रिंग जो बन रहा है, ये जो आपका एलिमेंटल एरिया बन रहा है, वो वेरी कहां से कहां तक कर रहा है. आपका डिस्क कब पूरा हो जाएगा? डिस्क आपका तब पूरा होगा जब ये आर आपका जस्ट सेंटर से स्टार्ट हुआ होगा और ये आपके आउटर पेरिफेरी तक चल गया होगा, तभी आपका डिस्क पूरा हुआ होगा. तो जो लोअर लिमिट रखेंगे वो कब रखेंगे? जब डिस्क यहां पे होगा, ये वाला चीज यहां पे होगा, तो उस समय हम क्या बोलेंगे? आर इक्वल्स टू 0. जब दिस रेडियस बिकम्स दिस कैपिटल आर, तो आपका पूरा डिस्क बन गया होगा ना. आपको ये समझ में आ गया होगा ये r इक्वल्स टू 0 से r इक्वल्स टू कैपिटल R तक इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं. ओके ना, इसके इंटीग्रेशन से आपको आंसर आ जाएगा 2 pi a इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई 2. आप डायरेक्टली मैंने पुट कर लिया है, आप अपर लिमिट लोअर लिमिट करके आंसर लाइएगा, यही आंसर आएगा, विच इज बेसिकली pi a R स्क्वायर. दिस अमाउंट ऑफ द चार्ज इज डेवलप्ड इज देयर ऑन द बॉडी. ओके let's do on the volumetric charge density. हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी. ओके हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया था और वो था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही रो होता है. ये कब यूज करेंगे? चार्ज यूनिफॉर्म होगा तो ये यूज करेंगे. When the charge is not uniform throughout the volume, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dq अपॉन dv. ओके अब आप ये यूज करना है, एक प्रॉब्लम लेते हैं और स्पेसिस पे करना है. आपका एक स्फीयर है, दिस बेसिकली स्फीयर, आई एम ड्रॉइंग इट लाइक इट लुक्स लाइक अ सर्कल, बट आप 3D में मेजर लो, ये स्फीयर है. ओके और स्फीयर है आपका, यहां पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो का वेरिएशन जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है a टाइम्स ऑफ r स्क्वायर ले लेते हैं. ओके अब आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर. ये जो स्फीयर बना उस पर टोटल चार्ज कितना है. ओके हाउ यू डू दैट? अगेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है. तो यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ओके यदि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे. हम करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला यदि यूज करना है तो हमको एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेना पड़ेगा. हमको क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम. अब आपने जो प्याज वाला एग्जांपल लिया था,
अब प्याज वाले एग्जांपल को 3D में रोटेट कर दो तो प्याज का छोटा छोटा परत निकलते जाएगा। आपने बचपन में गेंद बनाया होगा, कागज वाज का गेंद जो बनाते हो ना, वो कागज वाला गेंद बनाया होगा, जस्ट वैसा ही समझ जाओ इसको। क्या करते थे, पहले एक छोटा सा बॉल लेते थे, उसके ऊपर एक कागज लपेटते थे, फिर उसके ऊपर कागज लपेटते थे, फिर कागज लपेटते थे, ऐसे कर करके आप फुटबॉल बना लेते थे, है ना, बचपन में। तो आप उसी समय सीख गए थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया? आज यूज कर रहे हो इसको। तो बेसिकली जो आप चार्ज जो लपेट रहे हो, एक मतलब एक जो बॉल बना उसके ऊपर फिर से आपने चार्ज लपेटा, तो हम उसी को पकड़ रहे हैं। वो जो छोटा सा चार्ज पकड़ रहे हो तो हम उसको पकड़ लिया। सपोज आपने यहां तक एक बॉल बना लिया है, इसके नीचे तक का बॉल आपने बना लिया है, ठीक है। उसके ऊपर आप ये चीज लपेटना चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग। अगेन आप सेम चीज को मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो। वॉल्यूम से कैसे करोगे, मतलब एरिया ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आपको पता होगा कितना होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, वहां से निकल जाएगा, वहां से आप करोगे तो वहां से भी आएगा। लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अंदर वाले का एरिया। हम क्या निकालेंगे, अंदर वाले का एरिया। अंदर वाला जो सरफेस है जिसके ऊपर हमको लपेटना है। ओके, सो सपोज हमने आर रेडियस तक, स्मॉल आर रेडियस तक लपेट लिया और इसका कैपिटल आर है। इसके ऊपर हमें एक और परत लपेटना है। ओके, सो मुझे वो जो परत लपेटना है उसका एरिया चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए। वो जो डिफरेंशियल वॉल्यूम बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस, सो डीवी यदि लिखना होगा तो ए मल्टीप्लाइड बाय डी आर लिख देंगे। और ए कितना होगा इस चीज का, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यही कैश था इस प्रॉब्लम में। यदि ये पता चल गया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डी क्यू। ओके, होमवर्क रहा आपके लिए, व्हाट इज द टोटल चार्ज। ओके ओके, वन मोर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। चार्ज, बेसिकली चार्ज वेरी प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है कि देयर आर 2 बेल्ट्स, सॉरी 2 रोलर्स जिसके ऊपर बेल्ट लपेटी हुई है। ये क्या है, बेल्ट। यदि टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसा करके बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट लपेटी हुई और ये रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एंड में पढ़ेंगे। ओके, बट उसका एक एप्लीकेशन हम लोग यहां पे दिखा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। ओके, फॉर्मूला ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि इस बेल्ट पे चार्ज कंटिन्यूअसली आ रहा है, उसका रेट, चार्ज आने का रेट क्या है, दैट इज 10⁵ कूलम पर सेकेंड। यानी इस बेल्ट पर 10⁵ कूलम पर सेकेंड में चार्ज आ रहा है। एक सेकेंड में 10⁵ कूलम चार्ज आ रहा है। इसका विड्थ आपको दे दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम इट्स 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसकी वेलोसिटी, बेल्ट की वेलोसिटी दे दी गई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो बेल्ट है उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द बेल्ट इफ दिस बेल्ट इज डिपॉजिटेड द चार्ज 10⁵ कूलम पर सेकेंड। दिस इज अ डिपॉजिशन रेट। Okay, and the width of the belt is given to you 10 centimeter. Okay, ये पता करना। What we know, the sigma, that is the charge per unit area. Okay, if I have to write, but I am not given the charge. मुझे चार्ज नहीं दिया गया है, मुझे दिया है किस रेट से चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, यानी रेट ऑफ चार्ज इज गिवन टू यू। मुझे अगेन लेंथ नहीं दिया हुआ है, किस रेट से ये चीज आगे बढ़ रहा है वो दिया हुआ है, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज अ dx अपॉन dt। ये dx, यदि एक एलिमेंट हम dx दे दें तो dt सेकंड में इतने, यानी यदि 2 सेंटीमीटर का हम यदि एक विड्थ ले लें तो 1 सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो 1 सेकंड में कितना चार्ज डिपॉजिट किया हुआ, 10⁵ कूलम डिपॉजिट किया हुआ, तो हम लिख देंगे 10⁵ डिवाइडेड बाय विड्थ। विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1
सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 100 ना, या 0.1 मीटर इसका विड्थ हो गया। लेंथ लिखना है 1 सेकेंड में लेंथ कितना फॉरवर्ड हुआ 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू माइनस 2 एंड दैट इज अ सरफेस चार्ज। इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, टिल नाउ हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है दैट मींस चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट भी देखा वेन डी ग्राफ जनरेटर पे एक्सपेरिमेंट, सॉरी आपने एक्सपेरिमेंट देखा इलेक्ट्रो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट पे अपने एक्सपेरिमेंट देखा। टिल नाउ हम लोगों ने ये पार्ट कवर कर लिया, उसपे न्यूमेरिकल्स भी देख लिए कैसे न्यूमेरिकल्स बनती है। इसके बाद वाला जो पार्ट स्टार्ट होगा दैट इज बेसिकली ऑन द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ उसके डेरिवेशंस पे आएगा, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे। लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्टार्ट विद द कूलम्स लॉ कि आपको मैकेनिक्स की कुछ फंडे आने चाहिए। मैकेनिक्स विल बी काइंड ऑफ द टूल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स दोनों चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। ओके, सो लेट मी जस्ट रिकैपिचुलेट ऑल द थिंग्स। जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है उसी का रिकैपिचुलेशन करूंगा यहाँ पे। जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जो आप एक बार रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पे करते रहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू टू रिवाइज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली। सो कौन कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूला रिवाइज करने हैं आपको बेसिकली, जो बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। ठीक है, वो सारा मैं लिख देता हूं। और सेकंड थिंग इज बेसिकली मैकेनिक्स की कुछ लॉज आपको याद होने चाहिए, दैट आई एम राइट गोइंग टू कवर राइट नाउ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कब लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, देन वी यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ F external is 0, then we use the momentum conservation. यानी initial momentum must be equals to final momentum. Okay. Second thing, energy conservation. Okay. If there is a only conservative force field, then energy is conserved. That means initial energy equals to final energy, or you can cite kinetic energy plus potential energy initial, final kinetic energy plus final potential energy, ये यूज करेंगे। थर्ड पार्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बेसिकली these two are not different thing. Okay, I will use sometimes work energy theorem, I will use sometimes energy conservation, so you should be familiar with both. Okay, sometimes work energy theorem and also energy conservation. So what is said, work done by all the forces, whether it is conservative or non-conservative, is basically change in kinetic energy. Okay, the fourth thing that you should also know, work done by the conservative force field, that is basically minus of change in potential energy, or you can say decrease in potential energy. Okay, so I can just derive it right now, energy conservation. What is the energy can say? For a conservative force field, the change in potential energy or decrease in potential energy is equals to increase in kinetic energy. This is also the statement. Okay, I will do this thing right now for you. Okay, so this thing, work energy theorem, I am adding work energy theorem. So work done by the conservative plus work done by the non-conservative, and that we know there is a delta K. For a conservative force field, this will be 0. Okay, so only conservative force is there, so I can write minus delta U, that is equals to delta K. And this is the statement of this thing, work energy theorem and energy conservation. Okay, you can reach from here to here, or you can reach from here to here. That's not it.